जय भीम साथियों, हम संविधान का ज्ञान नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नाम से एक विचार चर्चा की श्रृंखला चला रहे हैं। इसमें संविधान के अध्याय के हर अनुच्छेद पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हम पिछली संविधान का ज्ञान चर्चा में संविधान के तीसरे अध्याय मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर विचार चर्चा कर चुके हैं। आज हम उसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए उसी के उपभाग जो स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार है उसके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 29, 30 और 31 जो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स पर है उस पर चर्चा करने वाले हैं। जय भीम साथियों, मैं नीरजा भारती इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल पर इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर के साथ हाजिर हूं। जैसे कि चुंबर साहब ने बताया है कि हम संविधान का ज्ञान नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के आगे के अध्याय 3 मौलिक अधिकार के पहले खंड के उपभाग अनुच्छेद 29, 30 और 31 जो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स पर आज विचार चर्चा साझी कर रहे हैं। यह अंश सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों पर केंद्रित है, विशेष रूप से भारत में अल्पसंख्यकों के संरक्षण पर। यह स्पष्ट करता है कि नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करता है कि शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश धर्म, जाति, भाषा या नस्ल के आधार पर नकारा नहीं जाएगा और राज्य सहायता प्राप्त संस्थानों पर भी यही लागू होता है। इसमें अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और प्रशासित करने का अधिकार भी शामिल है। साथ ही राज्य को ऐसे संस्थानों की संपत्ति के अधिग्रहण के दौरान उनके अधिकारों को प्रतिबंधित न करने का निर्देश भी है। अंत में यह प्रावधान करता है कि राज्य सहायता अनुदान करते समय अल्पसंख्यक प्रबंधित संस्थानों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। चलो आओ सुने विचार चर्चा। नमस्कार, आज हम भारतीय संविधान के 2 बहुत अहम अनुच्छेदों पर बात करने वाले हैं, अनुच्छेद 29 और 30। हमारे पास संविधान के ये अंश है, ये सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के बारे में है। तो आज समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा संविधान खास तौर पर अल्पसंख्यकों के लिए उनकी भाषा, उनकी संस्कृति और शिक्षा की आज़ादी को कैसे सुरक्षित करता है। चलिए देखते हैं कि इन अनुच्छेदों में नागरिकों और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए क्या है। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 29(1) से। ये कहता है कि भारत के नागरिकों के किसी भी वर्ग को, मतलब जिनकी अपनी खास भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है, है ना? बिल्कुल सही। और ये इसे बहुत दिलचस्प बनाता है। ये प्रावधान दरअसल भारत की जो जबरदस्त विविधता है उसको संवैधानिक मान्यता देता है। ये कहता है कि हर अलग पहचान, चाहे वो भाषा की हो, लिपि की या संस्कृति की, वो महत्वपूर्ण है और उसे सहेजने का हक है। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ अल्पसंख्यक समूहों के लिए ही नहीं है, ये हर उस समूह के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच है जिसकी अपनी खास पहचान है। अच्छा, तो इसका मतलब ये दायरा तो काफी व्यापक है। ठीक है, संस्कृति बचाने का अधिकार तो मिल गया, लेकिन फिर शिक्षा संस्थानों में बराबरी का क्या? यहीं पर शायद अनुच्छेद 29(2) आता है। हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 29(2) ठीक इसी से जुड़ता है। ये साफ करता है कि कोई भी शिक्षण संस्थान जो या तो राज्य चला रहा है या जिसे सरकार से मदद मिलती है, वहाँ किसी भी नागरिक को सिर्फ धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर दाखिले से मना नहीं किया जा सकता। ये शिक्षा के क्षेत्र में बराबरी की एक तरह की गारंटी है ताकि कोई भेदभाव ना हो पाए। ठीक है, तो अनुच्छेद 29 ने संस्कृति और शिक्षा में गैर भेदभाव दोनों की बात कर ली, पर क्या अल्पसंख्यकों के लिए कुछ और खास व्यवस्था भी है, मतलब कुछ विशेष अधिकार? हाँ, बिल्कुल है। और उसके लिए हमें अनुच्छेद 30 देखना होगा। ये खास तौर पर अल्पसंख्यकों पर ही केंद्रित है। इसका जो क्लॉज 1 है वो कहता है कि धर्म या भाषा के आधार पर जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं उन्हें अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान खोलने का और फिर उन्हें चलाने का, मतलब उनका प्रशासन करने का अधिकार होगा। अच्छा, तो ये एक कदम और आगे है।
यानी सिर्फ अपनी संस्कृति बचाना ही नहीं, बल्कि अपनी पसंद की शिक्षा देने वाले संस्थान बनाना और चलाना भी। बिल्कुल सही कहा। अगर हम दोनों को मतलब अनुच्छेद 29 और 30 को साथ रख के देखें तो अनुच्छेद 29 सभी नागरिकों को, जिसमें अल्पसंख्यक भी शामिल हैं जाहिर है, उन्हें अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति बचाने का अधिकार देता है। हाँ। वहीं अनुच्छेद 30 वो अल्पसंख्यकों को एक अतिरिक्त एक विशिष्ट अधिकार देता है। वो है अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का। ये उन्हें एक तरह की स्वायत्तता देता है, अपनी सांस्कृतिक और भाषाई पहचान के हिसाब से शिक्षा देने की। और इसमें एक और बात थी ना, वो 44वें संशोधन वाली अनुच्छेद 30A, वो क्या चीज है, जरा बताएंगे? हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, 1978 में 44वें संशोधन से ये अनुच्छेद 30A जोड़ा गया। ये असल में ये कहता है कि अगर सरकार किसी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की जमीन या कोई और संपत्ति लेती है, मतलब अनिवार्य अधिग्रहण करती है, तो मुआवजा इतना देना होगा कि अनुच्छेद 30(1) के तहत जो उन्हें संस्थान चलाने का अधिकार मिला है, वो अधिकार सीमित ना हो जाए या खत्म ही ना हो जाए। अच्छा, तो ये उनके संस्थान चलाने के अधिकार को और मजबूत करता है, जमीन अधिग्रहण जैसे मामलों में भी। बिल्कुल। और ये जानना भी दिलचस्प है कि यही 44वां संशोधन था जिसने संपत्ति के अधिकार को, जो पहले अनुच्छेद 31 में था, उसे मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटाया था। हाँ, सही कहा। तो देखिए, एक तरफ जहां संपत्ति का सामान्य अधिकार बदला जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों को इस खास सुरक्षा कवच से और मजबूत किया गया। ये उस समय की जो व्यापक संवैधानिक बहस चल रही थी, उसका एक अहम पहलू दिखाता है। समझ गए। और अनुच्छेद 30 का एक और हिस्सा भी तो है, क्लॉज 2, उसका क्या मतलब है? हाँ, अनुच्छेद 30(2) वो ये सुनिश्चित करता है कि सरकार जब शिक्षण संस्थानों को आर्थिक मदद देगी तो इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी कि वो संस्था किसी धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है। मतलब आसान शब्दों में कहें तो अगर कोई अल्पसंख्यक संस्थान सरकारी मदद के योग्य है तो उसे सिर्फ इसलिए मदद देने से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एक अल्पसंख्यक संस्थान है। उन्हें बराबरी का हक है सहायता पाने में। कुल मिला के देखे तो ये अनुच्छेद मिलके एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। अनुच्छेद 29 सबके लिए है, सांस्कृतिक संरक्षण और शिक्षा में बराबरी की नींव रखता है। और फिर अनुच्छेद 30 आता है जो खास तौर पर अल्पसंख्यकों को अपनी पहचान के हिसाब से शिक्षा देने और संस्थान चलाने की आजादी और सुरक्षा देता है, जिसमें सरकारी मदद में बराबरी भी शामिल है और संपत्ति अधिग्रहण के मामले में बचाव भी। एकदम सही कहा आपने। ये जो संवैधानिक गारंटियां हैं, ये भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए उसके ताने बाने को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी हैं। ये दिखाता है कि हमारे संविधान ने अलग अलग पहचानों को न सिर्फ स्वीकार किया है, बल्कि उन्हें फलने फूलने का अवसर भी दिया है। वाकई ये जानना बहुत जरूरी था। ये अधिकार सिर्फ कागज पर नहीं है, लगता है ये हमारे समाज की जो बहुलता है उसे असलियत में जीने में मदद करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर एक सोचने वाली बात ये भी उभरती है कि समय के साथ इन संवैधानिक अधिकारों की व्याख्या कैसे बदलती है, कैसे विकसित होती है। और आज के दौर में जब पहचान, शिक्षा, समानता, इन सब पर इतनी बहस चल रही है, तो इन अधिकारों का जो व्यावहारिक कार्यान्वयन है वो समाज को कैसे आकार दे रहा है और भविष्य में क्या चुनौतियां या क्या नई संभावनाएं सामने आ सकती हैं, ये एक अहम सवाल है। प्रिय मित्रों, आपने संविधान के मौलिक अधिकार के पाठ 3 के खंड सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 से लेकर 31 तक के अनुच्छेदों पर चर्चा सुनी। मौलिक अधिकार के अध्याय 3 के आगे के खंड उपभाग सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज 31 पर है। आगे नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के एपिसोड में हम उस पर चर्चा करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और कमेंट करें। हम रोजाना विशेष समाचारों और भारत सरकार द्वारा प्रकाशित बाबा साहेब के भाषणों पर चर्चा करते हैं। भारत के संविधान के हर एक अध्याय में कई अनुच्छेद रहते हैं। उन सभी को समझने के लिए प्रत्येक अनुच्छेद पर चर्चा साझा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाइयों, बहनों और मित्रों के भी संविधान का ज्ञान हो तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। नीरजा भारती और चुंबर साहिब को अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।